हाइपरटेंशन की बात करते हैं, दुआ करना कि ये क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। अब बात करते हैं, दो तरह के हाइपरटेंशन होता है, एसेंशियल जिसे प्राइमरी भी कहते हैं। इसके बारे में बात करें तो ये साइलेंट किलर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अकम्पनीड सिस्टम नहीं होते हैं, सिम्टम नहीं होते हैं। हाँ, इसके रिस्क फैक्टर होता है ओल्ड एज, ओबेसिटी, इंक्रीज साल्ट इंटेक, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो कौन कौन सी डिजीज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन कोज करा सकती है? फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, कोन सिंड्रोम। इसके अलावा अओर्टिक डाइसेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया जो कि यंग वुमन में देखने को मिलता है मोस्टली। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कौन कौन सी ड्रग है जो हाइपरटेंशन कोज करा सकती है? सिम्पैथोमाइमेटिक हो गई, कोकेन हो गई, इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन हो गई, सोडियम कंटेनिंग एंटासिड्स हो गए। इसके अलावा आपका एटिपिकल एंटासिड्स क्लोजापिन भी करा सकता है, साइक्लोस्पोरिन भी करा सकता है, टेक्रोलीमस भी करा सकता है और ओसीपीज भी करा सकता है। ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करें तो सिस्टोलिक बीपी होना चाहिए 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक होना चाहिए 120 से ज़्यादा। अर्जेंसी होता है, इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी की खासियत होती है कि इसमें डैमेज देखने को मिलता है एंड ऑर्गन्स को, और इसका ट्रीटमेंट होता है आईवी ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आईवी ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब बात करते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या होता है। हमने बीपी को कंट्रोल करने के लिए 3 एंटी हाइपरटेंसिव दिए, उनमें से एक क्या था, डायूरेटिक भी होना चाहिए, लेकिन तब भी वो हाइपरटेंशन ठीक नहीं हुआ, तो उसी को कहते हैं हम ड्रग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। इसमें सार्कोमियर ऐड होता है पैरेलली साइड टू साइड टू गेन मोर स्ट्रेंथ। हाइपरटेंशन बिनाइन हो सकती है, मैलिग्नेंट हो सकती है। बिनाइन के अंदर कौन सी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है? हाईलाइन। जबकि मैलिग्नेंट के अंदर देखने को मिलती है हाइपरप्लास्टिक। इसके अलावा इसकी ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है, फिब्रिनोइन डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं और नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस भी उसमें होता है। ट्रीटमेंट की बात करें हाइपरटेंशन की तो एस इनहिबिटर होता है, लेकिन उसके अंदर क्रोनिक कफ होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। एआरबीज दे सकते हैं, थायजाइड्स दे सकते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डाईहाइड्रोपिरिडीन दे सकते हैं। देखो, हाइपरटेंशन किसी डायबिटिक पेशेंट को है तो हमारा गोल होता है कि उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से लो होना चाहिए। ठीक है। और बेस्ट चॉइस जो होती है मेडिकेशन की वो होती है एस इनहिबिटर, क्योंकि एस इनहिबिटर और जो एआरबी होते हैं वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं अगेंस्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है थायाजाइड, मोस्ट एफिकेशियस होती है ये। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो होती है वो एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलती है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ आर्टीरियल वॉल इन द ओल्ड एज। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? यही होता है, डिक्रीज इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइपरटेंसिव हेमरेज इन द ब्रेन इज पुटामेन, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है डैश डाइट। डैश डाइट कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम करा सकता है? 8 से 14 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना कम करा सकता है। डैश डाइट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स विद रिड्यूस्ड फैट कंटेंट। रूल ऑफ हाउस इन हाइपरटेंशन, पूरी कम्युनिटी में से सिर्फ 50% को हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 50% डायग्नोस होते हैं, उसमें से भी सिर्फ 50% ट्रीट होते हैं और उसमें से भी सिर्फ 50% ही एडिक्वेटली ट्रीट हो पाते हैं। इसी को कहते हैं रूल ऑफ हाफ्स।